गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत की खोज का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, तलाश। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब अहमदनगर के किले में कैद किया गया था तो उस समय उन्होंने निश्चय किया था कि वे एक पुस्तक लिखेंगे जो भारत के अतीत के बारे में होगी, भारत के इतिहास के बारे में होगी, भारत की संस्कृति के बारे में होगी। और उसी क्रम में उन्होंने भारत की खोज नामक ये पुस्तक लिखी थी, जिसका दूसरा पार्ट है तलाश। तो आइए जानते हैं क्या है इसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, भारत के अतीत की झांकी। अतीत मतलब इतिहास या बीता हुआ कल। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया है और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। तो बच्चों, लेखक अपने बचपन की बात कर रहा है कि बचपन में उसने भारत के बारे में क्या सोचा था और आज बड़े होकर के उन अनुभवों के बारे में क्या सोच रहे हैं। आगे लिखते हैं, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो ये बहुत सारे प्रश्न बच्चों लेखक ने किया कि भारत है क्या भारत शक्तिशाली था? क्या अभी भी शक्तिशाली है? क्या भारत में जनसंख्या के अलावा और भी कुछ है? देखते हैं लेखक क्या लिखते हैं आगे। भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचता था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रह सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? तो इस पैराग्राफ में बच्चों, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि लेखक पहले भारत का आलोचक था। जैसे कि विदेशी लोग भारत की आलोचना करते थे, भारत की संस्कृति और सभ्यता की, तो लेखक भी उन्हीं की तरह भारत की आलोचना करता था। लेकिन जैसे ही भारत में आए, रहने लगे, अच्छी तरह से भारत को समझने की कोशिश की, तो उनके मन में यह प्रश्न उठा कि क्या सच में वो भारत को जान गए हैं? क्या सच में वो भारत के उस विशेष तत्व को पहचान गए हैं जिसने भारत को आज तक भारत का वजूद बनाए रखने में मदद की है? दुनिया भर में आज भी भारत को सभ्य कहा जाता है। तो लेखक ये जानने की कोशिश करता है कि भारत में वो कौन सा विशेष तत्व है जिसने भारत को आज तक उसका अस्तित्व बनाए रखने में मदद की है। देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इनका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस,
चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया, स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इसी मजबूती का रहस्य क्या है? तो बच्चों, जो विशेष तत्व की बात की थी लेखक ने, वो था भारत का सांस्कृतिक आधार, जो कि करीब, जिसको ठेठ भारतीयपन कहा इन्होंने, जो कि करीब 5-6 हज़ार साल से बना हुआ है। वह सांस्कृतिक आधार जिसके चलते भारत ने दूसरों को भी प्रभावित किया और स्वयं प्रभावित हुआ, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखा। लेकिन भारत का सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत क्यों है? अब यह प्रश्न उठता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इधर एक चित्र बना है मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार। ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो कि प्राचीन भारतीय सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यताएं थी, ये उनके चित्र हैं ना। ये खुदाई के बाद मिले थे। आइए आगे जानते हैं। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और, तो बच्चों, यहाँ पर आपने जाना कि लेखक किस तरीके से इस सांस्कृतिक आधार को जानने का प्रयास करते हैं। एक तो उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा और उन लोगों की पुस्तकें पढ़ी जो सुदूर दूसरे देशों से भारत में यात्रा करने आए थे, चाहे वो चीन के हों, चाहे पश्चिमी और मध्य एशिया के हों, और बहुत सारी जगहों की यात्रा की लेखक ने। आगे देखते हैं। दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। बच्चों, दंत कथाएं जानते हो ना? दंत कथाएं यानी मुंह के द्वारा ही कही गई कथाएं जिनका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, कहीं लिखी नहीं है। बस एक व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने सुन लिया, तीसरे को सुना दिया, चौथे को सुना दिया, पांचवें ने छठवें को सुना दिया। इस तरीके से मुंह में ही जो कथाएं, दांतों में ही कथाएं चलती रहती हैं, वो दंत कथाएं कहती हैं। आगे जानते हैं। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रहीं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो लेखक यहाँ पर भारत की संस्कृति की बात कर रहा है, सांस्कृतिक तत्वों की बात कर रहा है, सांस्कृतिक आधार की बात कर रहा है, सांस्कृतिक मजबूती की बात कर रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अपने अध्ययन की बात बताई, यात्राओं की बात बताई और उसी यात्रा क्रम में भारत ने भारत की 4 प्रमुख नदियों का उल्लेख किया। एक तो सिंधु नदी, जिसको इंडस बोलते हैं यूनानी भाषा में, और उसी इंडस या सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया, जो कि कश्मीर से निकलती है और इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है। दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र, जो भारत के पूर्वोत्तर में बहती है।
तीसरी यमुना, जिसमें पौराणिक कथाओं का उल्लेख करता, श्री कृष्ण की कथा का उल्लेख है यमुना नदी के तट पर। और चौथी गंगा, जिसमें लेखक ने कहा कि लाखों की तादाद में अपने तटों की ओर खींचा, अर्थात कुंभ मेले में लोग लाखों और करोड़ों की संख्या में गंगा नदी के तट पर स्नान करने जाते हैं। यह है सांस्कृतिक कहानी। अब लेखक आगे क्या कहते हैं। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। तो बच्चों, ये लेखक ने स्मारकों और भग्नावशेषों की बात की। स्मारक मतलब मेमोरियल जो होते हैं, किसी की मेमोरी में चीज़ें बनाई जाती हैं, और भग्नावशेष मतलब भग्न अवशेष अर्थात खंडहर, टूटे हुए अवशेष। तो एक अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, आपको पता है, ये महाराष्ट्र में है, करीब 2000 साल पहले बनवाई गई थी। और आगरा और दिल्ली में आप जानते हैं कि बहुत सारे मेमोरियल्स या स्मारक बने हैं, जैसे ताजमहल बना हुआ है, लाल किला इत्यादि, कुतुब मीनार इत्यादि बने हुए हैं। लेखक ने इनमें भारत के अतीत की कहानी देखी। आगे, मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, क्योंकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत के इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती है। तो बच्चों, इसमें लेखक ने कुंभ मेले की बात की, जो गंगा नदी के तट पर लोग आते थे। इलाहाबाद में, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है ना। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी, उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए हैं जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध का पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा था। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। तो जानते हो बच्चों, लेखक ने इसमें क्या लिखा। लेखक ने कहा कि मैंने जो अध्ययन किया और जो मैंने यात्राएं की, उससे मुझे अंतर्दृष्टि मिली, यानी मैं साक्षात देख सकता था कि इतिहास में क्या हुआ। और उन्होंने देखा गौतम बुद्ध को उपदेश देते हुए, यानी कल्पना में देखा, सच में नहीं। अशोक के पाषाण स्तंभों को देखा जो कौशाम्बी इत्यादि में आज भी मौजूद हैं। और अकबर की बात भी उन्होंने कही, जो कि फतेहपुर सीकरी में बैठ कर के धर्म मत की चर्चा करते थे। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत हुई है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो बच्चों, ये था भारत के अतीत की झांकी कि 5000 साल पहले से शुरू हुई भारत की सभ्यता और संस्कृति
का इतिहास क्या रहा, मध्यकाल में क्या इतिहास रहा, और बाद में विभिन्न सम्राटों द्वारा बनवाए गए स्मारकों की चर्चा की लेखक ने, उसके पहले विभिन्न नदियों की चर्चा की। तो ये भारत का सांस्कृतिक और सभ्यता का जो आधार था, जिसने भारत को जीवंत रखा, आज भी भारत का अस्तित्व उसी तरीके से बना हुआ है, उसके सब यही कारण है, लेखक ने उसका उल्लेख किया। अब आगे हम जानेंगे अगले लेसन में भारत की शक्ति और सीमा के बारे में। तो बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और आप एक बार इस पाठ को और ज़रूर पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।